ठीक है। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव है क्या चीज़? रिएक्ट नेटिव इज़ डेवलप्ड बाय फेसबुक एंड इट इज़ बेसिकली फॉर बिल्डिंग मोबाइल ऐप्स। और रिएक्ट नेटिव की अपनी वेबसाइट है। इफ़ यू सर्च रिएक्ट नेटिव यू विल सी द फर्स्ट लिंक। अदर टैब्स। ठीक है। तो दिस इज़ द रिएक्ट नेटिव वेबसाइट, और रिएक्ट नेटिव वेबसाइट पे आपको बेसिक चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। इसके लिए जावास्क्रिप्ट, रिटन इन जावास्क्रिप्ट रेंडर्ड विद नेटिव कोड। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि हम जो भी जावास्क्रिप्ट में रिटर्न करेंगे, जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो वो नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ नेटिव कोड? नेटिव कोड इज़ बेसिकली जिस में हमारा काम करता है, एक्चुअली ऐप काम करती है। तो नेटिव कोड इज़ एंड्रॉयड, डार्ट, these are native codes, and for iOS it's Swift I guess। तो या C++, शायद C शार्प में भी। तो दीज आर नेटिव कोड्स। तो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट में हम कोड लिखेंगे, वो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा उसके नेटिव कोड के लिए। लाइक कि हम अगर एंड्रॉयड के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अगर हम iOS के लिए रन कर रहे हैं तो iOS में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम ब्राउज़र के लिए रन कर रहे हैं तो ब्राउज़र के कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी विल यूज़ जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स। अब व्हाट इज़ अ कंपोनेंट? कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि हम एक फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिखते हैं। इसी पूरी फाइल को हम एक कंपोनेंट बोलते हैं, इट्स सेपरेट फाइल। इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी अदर फाइल्स में। तो हमने मान लो कुछ चीज़ इंपोर्ट करी और किसी और फाइल से, तो जिस फाइल से को हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस फाइल में हम एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैं मीनवाइल एक अपनी कमांड रन कर देता हूँ ताकि हमारा एक्सपो इंस्टॉल हो जाए। तो एक्सपो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है npm -g। जी डैश जी इज़ बेसिकली ग्लोबल। हमारे पास npm, अच्छा व्हाट इज़ npm? npm इज़ नोड पैकेज मैनेजर। इट इज़ अ टूल, कमांड लाइन टूल विच इज़ यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग पैकेजेस विच आर अवेलेबल ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, ये आपको इंस्टॉल करने होते हैं। एंड आपको अपने प्रोजेक्ट्स में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। पहले के टाइम में हम उनको मैनुअली डाउनलोड करते थे, फिर फोल्डर में रखते थे, फिर उनको यूज़ करते थे। अब क्या हो गया कि हमें बेसिकली इन टूल्स को ऑटोमेटेड एक सिस्टम मिल गया है, बस आप टूल का नाम बताओ, वो टूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो देर आर वी कैन इंस्टॉल एनी पैकेज इन टू प्लेसेस। वन इज़ ग्लोबल। व्हाट इज़ ग्लोबल? ग्लोबल मीन्स कि कमांड लाइन में वो किसी भी फोल्डर में रन करेगा। सॉरी। यप। तो बेसिकली हम npm डिस्कस कर रहे थे। npm इज़ नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है। एंड गिट बैश से हम इस टूल को इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड जी फॉर ग्लोबल हो जाता है। ग्लोबल मीन्स कि जैसे मान लो कि आप कमांड में कहीं पर भी उसको रन कर सकते हैं। इट इज़ ग्लोबली अवेलेबल, दैट टूल इज़। ठीक है। तो ग्लोबल का एक अंदर फोल्डर होता है हमारे सी ड्राइव में, यूज़र्स में, और ऐप डाटा, इस फोल्डर के अंदर वो इंस्टॉल करता है उस पैकेज को। अगर हम -g यूज़ नहीं करेंगे तो जिस भी फोल्डर में हम करंट हैं उसी फोल्डर में वो उसको इंस्टॉल करेगा। तो उसके बाद थर्ड वर्ड इज़ आई और इंस्टॉल। वी कैन यूज़ बोथ, इंस्टॉल भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ अवर पैकेज नेम।
तो आवर पैकेज नेम हेयर इज विच वी आर नीड फॉर रिएक्ट इज एक्सपो CLI। ठीक है, तो वी रन दिस कमांड। तो अब डैश जी हमने यूज़ किया, तो दिस विल इंस्टॉल्ड इन अ ग्लोबल फोल्डर, राइट। तो इतने ये इंस्टॉल होगा, हम इतने थोड़ा सा और कोड डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्होंने एक एग्जांपल कोड दिया हुआ है। एग्जांपल कोड ये हमने कुछ चीज़ों को, हमारे जो पैकेजेस हमने सिस्टम में डाले हैं उन चीज़ों को ये इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट दिस टू टेक्स्ट एंड व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, इंपोर्ट हेडिंग फ्रॉम टाइपोग्राफी। बेसिकली ये जो रिएक्ट है ये हमारे नोड के थ्रू भी आया हुआ है, npm के थ्रू भी आया हुआ है। रिएक्ट नेटिव ये भी npm के थ्रू आया हुआ है। ये जो डॉट स्लैश हेडर है ये हमने खुद के ही अपने कोड में, हमारे प्रोजेक्ट में एक न्यू फाइल बनाई हुई है, उसके थ्रू इन्होंने यूज़ किया हुआ है। डॉट स्लैश टाइपोग्राफी भी वहीं से आया हुआ है। फिर ऊपर से हमने इनको इंपोर्ट कर दिया और फिर हम एक फंक्शन के अंदर इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी मोबाइल ऐप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्यू। व्यू इज़ व्हाट, व्यू इज़ बेसिकली ना जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, इट इज़ कॉल्ड एज व्यू। तो स्टार्टिंग में हम एक पूरा व्यू लिखते हैं और व्यू को क्लोज करते हैं एंड में। उसके बीच में हमने एक हेडर डाला हुआ है, एक टेक्स्ट टैग डाला हुआ है, एक और टेक्स्ट लिया हुआ है, तो काफ़ी सारे टेक्स्ट ही लिए हुए हैं। ठीक है, और ये एक इन्होंने एग्जांपल कोड हमें दिया हुआ है, तो वी विल लर्न ओवर इट विद टाइम। अब बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसका, वो कैसे आता है एक। सर हाँ, टेल मी। सर ये हम विजुअल स्टूडियो विजुअल कोड पे करेंगे तो हमें एक्सटेंशंस भी डाउनलोड करनी है पहले ये जो रिएक्ट। हाँ, एक्सटेंशंस बेसिकली ना आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। आप उस वीडियोस में जो एक्सटेंशंस का बोल रहे हो, अगर आप उसको हाँ जी। इंस्टॉल कर इसको इंस्टॉल कर लोगे ना उन एक्सटेंशंस को, तो उससे हमें बेनिफिट ही रहता है। कुछ ना कुछ हमारे ऑटो कंप्लीट शुरू हो जाता है, कोई एरर हो तो वो हमें पता चल जाता है। तो जो ये एक्सटेंशंस बोल रहा है वो आप डाल सकते हो। वो और सर इसके लिए पहले कोई रिएक्ट जेएस का क्या था प्री रिक्वेस्ट, वो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आनी चाहिए नेटिव के लिए, अगर ऐसा कुछ है। देखो, कुछ बेसिक्स होते हैं, वो जो बेसिक्स होते हैं ना, वी कैन कवर दैट, वी विल कवर दैट इन आवर डिस्कशंस। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको रिएक्ट अच्छे से ही आनी चाहिए उसके बाद ही आप रिएक्ट नेटिव में जा सकते हो, क्योंकि देर आर मैनी डेवलपर्स हु नोज ओनली रिएक्ट नेटिव, उन्हें रिएक्ट आती ही नहीं है। बट ये दोनों लैंग्वेजेस ना बहुत सिमिलर हैं, और जो कंसेप्ट्स हैं ना वो सिमिलर हैं एक्चुअली। उसमें बस ओके। कंपोनेंट, उसमें एक्चुअली ना बस कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये मोबाइल है तो मोबाइल में एक व्यू होता है। बट जब रिएक्ट की कोई ऐप है उसमें कोई व्यू की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग विदाउट यूजिंग एनी व्यू। यस ठीक है, तो वो जब हम रिएक्ट को अलग से पढ़ेंगे तो हमें उसके डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे। सर। ओके सर। ओके। ये देखो, ये एक इन्होंने ना इंटरेक्टिव एग्जांपल दिया हुआ है, और ये वही एक्सपो को इन्होंने भी दिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में ये देखो कि इन्होंने एक रिएक्ट इंपोर्ट किया, इंपोर्ट इन्होंने टेक्स्ट और व्यू को करा, फिर उन्होंने हमारी एक फंक्शन बनाया और लास्ट में एक्सपोर्ट कर दिया। टेक्स्ट में लिखा हुआ है इन्होंने ट्राई एडिटिंग में, व्यू में इन्होंने लिखा हुआ है जस्टिफाई कंटेंट्स, टैप टू प्ले, इसमें क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। हाँ, ये उसने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, या तो आप यहीं रन कर दो या आप अपने ऐप पर। तो यहीं रन करने के लिए ना उन्होंने क्यू बताई हुई है कि 10 लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा, और आई कैन वेट फॉर दिस क्यू। बेसिकली मैं जब फ़ोन पर इसे चलाऊंगा ना तो फिर आपको दिखेगा कैसे कि सर क्या आ रहा नीचे नीचे वो साइड में वेब लिखा हुआ है सर, वहाँ पे क्लिक कर है। वो दो अपने आप एंड्रॉइड ही के हो बटन। जाएगा। जब ये क्यू पोजीशन 9 से ख़त्म हो जाएगी ना तब वो अपने आप रन होगा। अब सर देखो वो वेब में सर वो वेब रीलोड होगा। वर्जन दिखा दे। ठीक है, अब ये ट्राई एडिटिंग में आ गया, मैंने यहाँ से इसको चेंज किया, ये यहाँ पर चेंज हो गया। तो ऐसे ही आपका वो व्यू चलता है। ये हमने यहाँ से कट कर दिया पूरा, तो इट्स रिमूव। ठीक है, तो टेक्स्ट इज़ बेसिकली, टेक्स्ट कंपोनेंट इज़ बेसिकली फॉर राइटिंग टेक्स्ट। ये हमने कॉपी कर लिया,
पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो ये हमारे पास मैनी कंपोनेंट्स आ गए जो रन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक मिनट एंड्रॉयड वाला वापस करके। सर वो बता दो क्या क्या? सर, इसमें फंक्शंस एंड डिक्लेरेशन जैसे नॉर्मल HTML जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट हम नीचे ठीक है, हाँ, अब बेसिकली ना क्या डिपेंड है करने की कि नीड है क्या करें कि फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट ना जगह पे आपकी आवाज़ नंबर वन, आपकी आवाज़ हमें कभी भी क्लियर नहीं आती है, तो मेक श्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट। ओके, बट मुझे समझ में आ गया, आप ये बता रहे हो कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल प्लेन फाइल से, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, राइट? तो गिव मी अ सेकंड। यस सर ये जो नीचे है ना फंक्शन कंपोनेंट्स एंड क्लास कंपोनेंट्स, ये इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, और ये इन्होंने इसको ना वो बताया भी हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम अगर W3 स्कूल्स वाली साइट पर वापस जाएं, तो हमने ये वाले टॉपिक्स ना अभी कवर करे नहीं है, बट मैं सोच रहा था कि आपको इसी के थ्रू ही समझा दूंगा। जैसे ये देखो, ये JS क्लासेस है, और फिर JS एरो फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्होंने एरो फंक्शन यूज़ किया हुआ है, और ये यहाँ पर इन्होंने क्लास यूज़ करी हुई है। ठीक है, तो क्लास, आपको अपनी लैंग्वेज को, योर कोडिंग लैंग्वेज आती हो तो शायद वहाँ से बताओ, बट मैं कर ही देता हूँ इन सबको एक्सप्लेन। नॉर्मल आपको फंक्शन बनाना पता है, राइट? ओके, एक्सपो CLI इज़ हमारी इंस्टॉल हो गई है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ क्लोज दिस कट git bash here expo init and my new project name, which is my app. आओ, ये हमें दोबारा रन करनी पड़ेगी फाइल। न्यू फाइल, सोर्स। सर फॉन्ट स्टाइल बड़ा कर दो ठीक है, ठीक है ये। ओके, तो ये हमारी ध्यान है, हमने फंक्शन स्टडी करे थे, और ये हमारी फंक्शंस की फाइल थी। तो व्हाट इज़ एन एरो फंक्शन? एरो फंक्शन में बेसिकली हम जो है फंक्शन का नेम नहीं लिखते, डायरेक्ट फंक्शन को लिख लेते हैं, और आई मीन टू से कि फंक्शन वर्ड नहीं लिखते। ठीक है, एक हम रेफरेंस को भी, अच्छा ये हो गया एक्सप्लोइट।
चलो उसमें पहले बात सेट तो नहीं करना cd डॉट डॉट करके फिर एक्सप्लोर। cd डॉट डॉट से तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो गिट बैश और ओपन है। पता नहीं, आई विल नीड टू फिगर दिस आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो थिंग इज कि हमारे पास एक्सपो डल गई है। मेन अब हम एरो फंक्शंस देख रहे हैं। जैसे फंक्शन हमने देखो सम ए बी ये लिखा हुआ है और हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया हेलो वर्ल्ड को। अब आपको ध्यान है हमने एनोनिमस फंक्शंस पढ़े थे। एनोनिमस फंक्शन कैसा होता था, ऐसा होता था, राइट। इस एनोनिमस फंक्शन को हमने एक उसमें वेरिएबल में सेव कर लिया। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आ गया, आपने यहाँ से फंक्शन हटा दिया, इसका जो नेक्स्ट वर्जन है हेलो, और ये फंक्शन आपने हटा दिया और यहाँ पर आपने टेंस टू लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज चेंज इनटू दिस एंड दिस सिंटेक्स इज कॉल्ड एज एरो फंक्शंस। तो अगर हम अब उसकी साइड पर वापस जाएंगे फंक्शन कंपोनेंट में, तो इन्होंने सेम सिंटेक्स यूज़ किया हुआ है। कैसे, हेलो वर्ल्ड ऐप, दिस इज़ द फंक्शन नेम इक्वल टू, फिर उन्होंने एक हमारे पास ब्रेसिस ली हुई हैं, फिर यही लिया हुआ है ऑपरेटर, और फिर करली ब्रेसिस ली हुई हैं। इस करली ब्रेसिस के अंदर इन्होंने रिटर्न में एक ब्रैकेट में पूरे के पूरे व्यू को लिखा हुआ है। तो दिस मतलब ऐसा, सिंटेक्स, क्या ये चीज़, एरो फंक्शन का मीन्स यूज क्या है, मीन्स डिफरेंस क्या है दूसरे फंक्शन से? बिल्कुल, एरो फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो बेसिकली है दिस का। जब आप मतलब इट इज़ अ थोड़ा सा लिटल मोर ट्रिकी कम डिफरेंस। तो अभी थोड़ा सा आप हम और आगे जाएंगे ना, तो आई विल एक्सप्लेन यू, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। बट मेन जो डिफरेंस है उसमें वो दिस का डिफरेंस होता है। जब हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते हैं ना, एक फंक्शन के इनसाइड में दूसरा फंक्शन, तो दिस की वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं आपको फाइल में दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो ये फंक्शन था हमारा हेलो, अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया टेस्ट, इसके अंदर एक और फंक्शन बनाया वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे दिस जो है वो किसको रेफरेंस करेगा, हेलो को। यहाँ पर दिस रेफरेंस करेगा टेस्ट को, और यहाँ पर दिस रेफरेंस करेगा वर्ल्ड को। दीज आर नॉर्मल फंक्शंस, है ना। अब एरो फंक्शंस अगर हम यूज़ करेंगे ना इसमें, तो मैं एक नया एरो फंक्शन बनाता हूँ विच इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये एरो फंक्शन बन गया। अब जो यहाँ दिस है, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट हेलो। फिर इसके अंदर एक और मैंने एरो फंक्शन बना दिया, दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट हेलो। तो बेसिकली जो एरो फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस में डिफरेंस ये है कि दिस की वैल्यू चेंज हो जाती है। और जावास्क्रिप्ट जब हम रिएक्ट नेटिव में काम करते हैं, तो हमें इस दिस की काफ़ी ज़रूरत होती है, दिस कीवर्ड की, जिससे हम एक दूसरी चीज़ों को रिलेट कर सकें, और विच इज़ नॉट फिजिबल विद दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। सो इसीलिए हम इनमें एरो फंक्शंस का यूज़ करते हैं, राइट। अगर मान लो ये मैं एक एरो फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर रख दूंगा, तो अब जो दिस उसका पेरेंट है ना वर्ल्ड, ये उसी पे रेफर करेगा, यानी ये वर्ल्ड पर जाएगा। अब ये एरो फंक्शन जो है इस टेस्ट फंक्शन में होता, तो इसका दिस जो है वो टेस्ट को रेफर करेगा। तो बेसिक डिफरेंस इनमें सिर्फ दिस का है, और दिस का कैसे कैसे डिफरेंस है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। एंड फॉर द स्टार्टिंग और फॉर द बिगिनिंग हमें एरो फंक्शंस ही बनाने हैं। ठीक है, हमने दूसरे फंक्शंस यूज़ ही नहीं करने। तो ये हमने एक एरो फंक्शन बनाया, उसमें हमने एक रिटर्न यूज़ करा, और फिर उसमें हमने कांस्टेंट हेलो वर्ल्ड ऐप एक इसको डिफ़ाइन कर दिया, और हमने इस हेलो वर्ल्ड ऐप को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट हेलो वर्ल्ड ऐप। और फिर डिफ़ॉल्ट क्यों लिखा, डिफ़ॉल्ट का मीन्स ये है कि अगर मान लो हम फाइल में 5 और 6 एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
और उनमें से क्या चीज़ डिफ़ॉल्ट है हम सेट कर रहे हैं कि दिस इज़ आवर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, राइट। एंड बाकी फंक्शन, में हम डिफॉल्ट नहीं लिखेंगे, अगर 5 और 6 एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हाँ, एक ही में बाकी में हम डिफॉल्ट लिख। डिफ़ॉल्ट नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट हेलो वर्ल्ड करेंगे और ब्रैकेट में डालकर दूसरे वर्ड्स भी देंगे। दिस, ये मान लो var2, var3। तो मिनिमम 1 डिफॉल्ट चाहिए होता है हमें या नहीं? हाँ, मिनिमम नहीं, हमें मिनिमम वन डिफ़ॉल्ट चाहिए ही नहीं, या तो हम सबको एक्सपोर्ट कर दें और फिर डिफ़ॉल्ट कुछ रखे ही ना। ओके, एक ही रखेंगे तब डिफॉल्ट होगा। तब एक ही रखेंगे तब वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको अंडू कर दिया, तो ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट है। फिर क्लास कंपोनेंट में हमने उसकी जगह नेम में सिर्फ ये क्लास रख दिया और उसको एक्सटेंड्स कर दिया हमने कंपोनेंट में। अब ये जो कंपोनेंट है हमें कहाँ से मिला, इस करली ब्रेसिस में कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट से हमें मिल गया। रिएक्ट ये जो टेक्स्ट और व्यू है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव कर रहा है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डी स्ट्रक्चर। ठीक है, डी स्ट्रक्चर भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। और यहाँ पर लिंक नहीं आ रहा। बेसिकली डी स्ट्रक्चरिंग इज व्हाट, रिएक्ट नेटिव की फाइल में ना 10-15 हमारे पास चीज़ें एक्सपोर्ट हुई होंगी, 20 होंगी, मे बी बहुत सारी हुई होंगी। बट उसमें से हमने सिर्फ दो चीज़ों को इंपोर्ट किया है, हमने सारी चीज़ों को इंपोर्ट नहीं किया। लाइक ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हम 15-20 चीज़ों को एक्सपोर्ट करते, और फिर हमने इंपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को वहाँ से इंपोर्ट किया है। तो करली ब्रेसिस में जब हम टेक्स्ट व्यू कॉमा लिखते हैं, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, थियोरिटिकल है, वैसे इसका कुछ इम्पैक्ट ऐसे है नहीं एज सच। एंड सेम थिंग अब हमने इसको क्लास वाले मेथड से करा है, तो आपने क्या करा कि क्लास हेलो वर्ल्ड एक्सटेंड्स कंपोनेंट कर दिया। यहाँ पर हमें कंपोनेंट को इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमारे एरो फंक्शन में, और क्लास में हमें कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ी, और फिर हमने उसमें रेंडर फंक्शन का यूज़ किया, उसमें हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है? रीयूजेबल रहता है ना क्लास कंपोनेंट, नहीं, दोनों ही एक्चुअली रीयूजेबल है। आप आउटसाइड इस द क्लास को क्लास भी यूज वैसे, कर। हाँ, आप आउटसाइड द क्लास वैसे इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसमें भी ना एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है दोनों को यूज़ करने में। इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इन दो तरीके से हम अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं, फंक्शन कंपोनेंट से क्लास कंपोनेंट में। स्टार्टिंग में हम सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, और फिर वी विल फिगर आउट एंड सी कि हमने और क्या क्या चीज़ें करनी है, राइट। एक मिनट, एक क्वेश्चन था। ऊपर यस, क्लास कंपोनेंट में जो कंपोनेंट कर्ली ब्रेसेस में लिखा है वो किस लिए है? वो बेसिकली इंपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि अगर आप नीचे कोई भी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो वो ऊपर डिफाइन होना चाहिए, वो इस रिएक्ट की फाइल में डिफाइंड है, तो हमने इस उस रिएक्ट कर्ली की ब्रेसेस और विदाउट कर्ली ब्रेसेस में क्या डिफरेंस है? करली ब्रेसिस और विदाउट कर्ली ब्रेसिस, ये बेसिकली वो डी लिखते हैं ना, स्ट्रक्चर। जैसे रिएक्ट हाँ में तो हाँ, नहीं लगाए दो होते हैं। लिखे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ना दो हमारे पास उसमें वो हैं ऑप्शन डी स्ट्रक्चरिंग वाले। ये जो इंपोर्ट रिएक्ट है, यहाँ पर जो रिएक्ट है वो बेसिकली एज ए डिफ़ॉल्ट सेट होगा। मीन्स और गिमी थोड़ा सा और टाइम, मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल आगे आएगा, और फिर वो जब हम बेसिकली अभी हमने एक्सपोर्टिंग सीखी ही नहीं है, अभी हम सिर्फ इंपोर्टिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो इंपोर्टिंग जब आप एक्सपोर्ट सीखोगे ना, चीज़ों को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और चीज़ों को मल्टीपल हम खुद की फाइल बना के एज ए पैकेज कैसे बनाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा और उस चीज़ के बारे में और समझ में आएगा। और अगर मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूँगा तो इट विल लाइक ना कि चीज़ें मिक्सअप होने लग गई हैं। ओके। ठीक है, तो एक बार के लिए वी रिमेंबर दिस स्टफ कि हमने इसको इसी फॉर्मेट में ही लिखना है, और दूसरे फॉर्मेट में नहीं लिखते, और फिर वी विल एक्सप्लेन एंड वी विल अंडरस्टैंड इट्स अवरसेल्फ, राइट। ओके। ओके, अब मेन मेरे सिस्टम में इशू ये है कि एक्सपो कमांड इट्स नॉट वर्किंग समहाउ। इज नॉट वर्किंग।
तो व्हाट वी कैन डू इज ये लारावेल फोल्डर में रन होगी पूरे रिएक्ट। कि वो उस फोल्डर का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये एक्चुअली ना मेरे सिस्टम में ना मल्टीपल यूज़र्स हैं, ये उसकी वजह से ही इशू है। तो लेट मी ट्राई टू फिगर आउट। बेसिकली पाथ हमारा सही से सेट नहीं है। See users for it. Copy. मेरे बैग में, ब्लैक वाले बैग में, अंदर रूम में देख रही। ओके, आई सेट इट नाउ, क्लोज रन। ठीक है, वो बेसिकली पाथ का इशू था, वो मैंने सेट कर दिया। हमें करना पड़ता है अलग से पास नहीं, सेट? वो पाथ सेट नहीं करना पड़ता एक्चुअली। वो क्या कहते हैं, आपने नोड इसी यूज़र में इंस्टॉल किया था, मैंने जो नोड है वो किसी और यूज़र में इंस्टॉल किया था। तो ओ। जैसे विंडोज़ के यूज़र्स होते हैं ना, हम्म। तो उसमें डिफरेंट यूज़र की वजह से वो पाथ इस यूज़र के लिए सेट नहीं था। तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कमांड से। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट में व्हाट अबाउट दिस, द हैंडलिंग ऑफ दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट। दिस का मेन कंसेप्ट दोनों में फ़र्क आ जाता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्लासेस, दिस इज़ द सिंटेक्स। ये देखो, ये इस टॉपिक में इन्होंने ना हमें बताया हुआ है बेसिकली कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं कैसे वो रेंडर होते हैं। जो नॉर्मल हमारा व्यू होता है ना, अगर हमारा एंड्रॉयड है तो वो इमेज व्यू में आता है, ये टेक्स्ट व्यू में आता है। ये आईओएस में यूआई इमेज व्यू होता है और यूआई टेक्स्ट व्यू होता है। ये ऊपर व्यू ग्रुप कहलाता है, इधर यूआई व्यू कहलाता है। तो जावास्क्रिप्ट में हम नॉर्मल व्यू लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं, जब वो एंड्रॉयड में रेंडर होगा तो अपने आप इमेज व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आईओएस में रेंडर होगा तो अपने आप यूआई इमेज व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से कोड रहते हैं, एक व्यू रहता है, एक टेक्स्ट रहता है, इमेज रहता है, स्क्रॉल व्यू रहता है, टेक्स्ट इनपुट रहता है। टेक्स्ट इनपुट इज़ बेसिकली इफ वी आर आस्किंग एनी इनपुट फ्रॉम द यूज़र,
ठीक है, तो जैसे एक इन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है, सम टेक्स्ट सम मोर टेक्स्ट और यू कैन टाइप इन मी हेलो। तो ये जो है हमारे पास जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होता है, उसका जो अल्टरनेटिव है वो आपका टेक्स्ट इनपुट है, राइट। और ये हमारा व्यू है, ये टेक्स्ट है। व्यू में बेसिकली हम हर एक व्यू में रखेंगे ही। जब हमें पता है कि हमने चीज़ों को स्क्रॉल करना है, हमारा कंटेंट हमारा लंबा होने वाला है, तो वी विल यूज़ स्क्रॉल व्यू। और इमेज को लगाने के लिए हम इमेज रखेंगे। इमेज का जो टैग है वो सोर्स में जाएगा, यूआरआई में हम उसको पास करेंगे। और स्टाइल में हम कुछ विड्थ हाइट पास कर सकते हैं। अब इमेज को हम ना दो तरीक़ों से डाल सकते होते हैं, या तो हम उसको अपने सिस्टम में ही रख दें उस इमेज को, यानी ऐप के कोड में, या फिर रिमोट यूआरएल में। जब हम ऐप में रखते हैं तो हमें सिर्फ इमेज का पाथ देना पड़ता है और हमें विड्थ और हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर वो रिमोट इमेज है तो हमें उसकी विड्थ और हाइट मेंशन करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, वरना वो चीज़ रेंडर नहीं होती। लाइक कि मैंने इस स्टाइल को अगर यहाँ से कट कर दिया तो वो इमेज ही गायब हो गई, इंस्टेड ऑफ की इमेज आ जाए, क्योंकि हमने पाथ तो ऑलरेडी दिया हुआ था। अब हमने स्टाइल को वापस ऐड करा तो इमेज आ गई। तो बेसिकली ये जो स्टाइल की विड्थ एंड हाइट होती है ये कंपलसरी होती है एक्सटर्नल इमेजेस में, क्योंकि दिस इज़ एन एक्सटर्नल इमेज। और जब हम लोकल इमेजेस यूज़ करते हैं तो हमें स्टाइल में विड्थ और हाइट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट बेसिकली हम यूज़र से जब कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो उसमें हमने खुद से कोई स्टाइलिंग दी हुई है और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दी हुई है, राइट। तो धीरे धीरे बेसिकली क्या है कि रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए, जैसे हमने एचटीएमएल के टैग्स सीखे थे कि एंकर टैग होता है, हमारे पास बी आर टैग होता है, डिव होता है, H1 होता है, H2 होता है। ऐसे ही जब हम रिएक्ट नेटिव में काम करते हैं तो रिएक्ट नेटिव के हमें इन कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। इसी की रिएक्ट नेटिव की साइट पर कंपोनेंट्स की जो पूरी लिस्ट है वो हमें दी हुई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऐप्स बनाएंगे उसके बारे में हम धीरे धीरे और पढ़ते जाएंगे, राइट। एक क्वेश्चन है इसमें, जो आपने बताया ना, इमेज हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक तो हम किसी इंटरनेट एड्रेस के थ्रू और लोकल पाथ में डाल सकते हैं। तो विच वन इज प्रेफरेबल? कुछ फास्ट मतलब स्पीड का फर्क रहता है क्या उसमें? यस डेफिनेटली, जो दोनों में ना, दोनों के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है, लाइक आपकी जो ऐप है वो, मैंने ऐप जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दी और मैंने इमेज जो है वो लोकली रखी है अपने कोड में। तो क्या होगा कि कल को मुझे वो चेंज करनी है, तो व्हाट आई विल नीड टू डू इज़ ना कि मुझे प्ले स्टोर से हमने अपनी ऐप का नया वर्जन रिलीज़ करना पड़ेगा। उस इमेज चेंज करने के लिए आपको प्ले स्टोर से वो ऐप अपडेट करनी पड़ेगी, फिर आपके पास वो नई इमेज आएगी, ठीक है। बट ऑब्वियसली जो आपके कोड में ऑलरेडी डाउनलोडेड है वो आपके लिए फास्ट चलेगी, आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है उसमें, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब जो ये इमेज है जो रिमोटली है, आपको रिमोट इमेज को आप चेंज कर दोगे यूज़र के पास, जो इनकी नॉर्मल कैशिंग होती है वो यूज़ करके, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी इमेज। तो इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज भी है। अब जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बहुत रेयरली चेंज होनी है, लाइक हमारा लोगो, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। मे बी 6 मंथ्स के लिए सेम रहेगा, साल बाद शायद एक बार चेंज हो जाएगा। बट प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसकी लिस्टिंग है, वो चेंज रेगुलरली भी हो सकती है, प्रोडक्ट रिमूव भी हो सकता है। और वो भी उनकी सारी इमेजेस हम ऐप में नहीं रख सकते ना, तो उसके लिए हम उनको रिमोट इमेजेस यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इतने हमारी ऐप अभी भी इंस्टॉल हो रही है, तो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। अच्छा, ये इन्होंने ना वेब का भी इंटरफेस दिया हुआ है। जैसे जो व्यू है, व्यू इज जस्ट ए डिव। टेक्स्ट क्या है, दिस इज जस्ट ए पैराग्राफ। इमेज इज IMG टैग। स्क्रॉल व्यू इज div टैग। टेक्स्ट इनपुट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, राइट। तो हम टाइप तो यही करेंगे पर जब वो रेंडर करेगा ना तो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। हमने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इस वाले बॉक्स को, तो आप देख लो यहाँ पे इनपुट टैग बना हुआ है जो वेब में चलता है, और बाकी चीज़ें डिव बनी हुई हैं अपने यहाँ पे। तो ये रिएक्ट नेटिव का ही काम है कि अपने कंपोनेंट्स को कैसे उसमें कन्वर्ट करना है। तो एंड्रॉयड व्यू के लिए अलग, iOS व्यू के लिए अलग, वेब एनालॉग के लिए अलग। तो रिएक्ट नेटिव से जो भी ऐप्स बनती हैं वो हाइब्रिड ऐप्स होती हैं। हाइब्रिड ऐप्स मीन्स आपने एक बार कोडिंग करी
आपका एंड्रॉयड में भी वही सेम चीज़ चलेगी, आपकी iOS में भी सेम चीज़ चलेगी, और आपकी वेब पर भी सेम चीज़ चल जाएगी। बट पहले क्या होता था, आपको एंड्रॉयड ऐप अलग से बनवानी पड़ती थी, रिएक्ट अलग, iOS अलग बनानी पड़ती थी, वेब पर अलग काम करना पड़ता था। अब आप रिएक्ट नेटिव के थ्रू तीनों पर कर सकते हो। ऐसी सिमिलर थिंग हमारे पास फ्लटर में है। जो अगर फ्लटर हम पढ़ रहे होते तो फ्लटर में भी वो तीनों के लिए होता। फ्लटर इज एन ऑल्सो एन हाइब्रिड थिंग। ओके, तो मेन आज हम थोड़ा सा ब्रीफिंग वगैरह ही लेंगे। मंडे से हम लोग इसको पूरा प्रॉपर वे में रेगुलरली डेली 1 आवर करके कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। तो बाय मंडे प्लीज़ मेक श्योर सभी के वो 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। प्लीज़ मेक श्योर आपके पास ऐप आपके सिस्टम में चल रही है। आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो मुझे पर्सनल कॉल में लेकर आप अपने इश्यूज़ को सॉल्व करवाओ, सो दैट मंडे वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, और राइट। ये देखो, जो हमने एनवायरनमेंट सेटअप हम कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। npm init g expo cli expo init npm start, या फिर आप expo start कोई भी यूज़ कर सकते हो। टीवी डिवाइसेस के लिए थोड़ा सा बताया हुआ है। अब इन्होंने अलग अलग चीज़ें इसकी साइट में बताई हुई हैं कि क्या टेक्स्ट इनपुट को हमने कैसे, जब मान लो उसमें कुछ चेंज हो तो हमने उसको, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल फंक्शन अप्लाई करते थे और हम लगाते थे ऑन क्लिक ऑन चेंज, तो ऐसे इन्होंने अपने एक पैरामीटर्स दिए हुए हैं, लाइक कि ऑन चेंज टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्लेस होल्डर। ठीक है, स्क्रॉल व्यू यूज़ करना हो तो स्क्रॉल व्यू आप यूज़ करके काफ़ी सारा चीज़ें दे दोगे, अपने आप एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। लिस्ट व्यूज़ में आपने एक लिस्ट बना दी, और उसके अंदर ये कि फ्लैट लिस्ट करके एक कंपोनेंट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जिसके थ्रू ये लिस्ट बन गई है हमारी। ठीक है, तो बेसिकली हम इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और ऐप कैसे बनती है, उस ऐप में हम क्या चीज़ बाहर से यूज़ करते हैं, हम क्या चीज़ पैकेजेस यूज़ करते हैं, और उसको हम क्लियरली समझेंगे। ये ऐप एक्चुअली कंप्लीट हो जाए तो फिर आई कैन टेल यू मोर डिटेल्स अबाउट इट, बट इट इज स्टिल रनिंग। आई थिंक स्टक हो गया, एक बार एंटर नहीं करना पड़ेगा शायद। नहीं, स्टक एंटर तो हाँ ठीक है, ओके, थैंक्स। बेसिकली ऐप हो गया, एंड cd माई ऐप मैंने करा, और अब वापस हम अपने गिट बैश में आ जाते हैं। ये माई ऐप हमारी बनकर आई है, गिट बैश है कोड डॉट। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक फ़ाइल है ऐप डॉट js, और ये हमारी मेन फाइल है जो हमारी सबसे फर्स्ट फाइल बनकर आती है। एक जो हमारी अनदर मेन फाइल है, दिस इज़ पैकेज डॉट जेसन। ये हमें बताती है कि क्या पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर चुके हैं, क्या चीज़ होगा, कैसे होगा। तो हम ये मेन दो इन फाइल्स को समझेंगे कि कैसे है। सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन को, अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास ना डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, इन डिपेंडेंसीज में बेसिकली क्या है कि एक्सपो, एक्सपो स्टेटस बार, रिएक्ट, रिएक्ट डोम, रिएक्ट नेटिव वेब, ये सारी हमने पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल होकर आए हैं। ये कैसे आए हैं? ये एक्सपो के थ्रू आए हैं। ठीक है, और
अगर मान लो हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने एक ऐप बनानी हो, एक्सपो ने ये सारा काम हमें करके दिया है बेसिकली। कुछ उसने हमें फाइल्स बनाकर दे दी और कुछ उसने हमें पैकेजेस भी ऑलरेडी डालकर दे दिए। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते, स्क्रैच से करते, तो उसका मेथड है cd डॉट डॉट स्टार्ट। मैं वापस cmd में आ गया और मैंने यहाँ रन किया npm init। नहीं, पहले मैं मेक डायरेक्टरी करूँगा। मेक डायरेक्टरी इज़ फॉर मेकिंग अ न्यू डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी नेम इज़ माई ऐप टू cd my app 2 and now we will run npm init. What this init will do, it will create a package.json file and ये यहाँ पर आप देख रहे हो my app 2 आ गया। अभी कोई फाइल नहीं है because it is asking for some questions। पैकेज नेम my app 2 आ गया। बेसिकली हमारे जो फोल्डर का नेम है वो my app 2 है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं चेंज करना तो डायरेक्ट एंटर कर देंगे। ये हमने एंटर कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेता रहेगा। अब ये देखो पैकेज डॉट जेसन बनकर आ गई। इस पैकेज डॉट जेसन में जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वही आ गए, नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन, स्क्रिप्ट्स, ऑथर एंड लाइसेंस। लेट्स मेक सम चेंजेस अगेन npm init। अब पैकेज नेम मैंने चेंज कर दिया माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। सॉरी, कैन नॉट कंटेन कैपिटल लेटर। माई फर्स्ट ऐप, वर्जन इज़ 1.5.1, डिस्क्रिप्शन हेलो वर्ल्ड, गिट रिपोजिटरी अभी नहीं है, कीवर्ड्स टेस्टिंग लर्निंग, ऑथर ललित, लाइसेंस ISC, यस। हमने रीलोड किया, जो हमने ऑप्शंस फिल करे थे वहाँ पर वही ऑप्शंस आ गए हैं। माई फर्स्ट ऐप, वर्जन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, राइट। तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं और अपने बाय डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हैं। तो वी विल डू दिस अगेन init and package name is नहीं बता, delete the file, control C, npm init my app 2 version 1 description test app entry point index.js test command no needed git repository keywords testing react learn npm enter author lalit j, right, ठीक है। तो अगेन हमारी पैकेज फाइल बन गई। अब इसमें आपको उससे कंपेयर करें, अगर हम इस फाइल को, ठीक है, तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आई थी। स्क्रिप्ट्स जैसे है हमारा ब्लैंक है और यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रिप्ट दी हुई है टेस्ट की। इन स्क्रिप्ट को हम कैसे रन करते हैं, तो हमें रन करना होता है npm run टेस्ट। तो ये आ गया एरर, नो टेस्ट स्पेसिफाइड, ठीक है। और जैसे इसमें काफ़ी सारी स्क्रिप्ट हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, एंड्रॉयड लिखा हुआ है, iOS लिखा हुआ है, वेब लिखा हुआ है, इजेक्ट लिखा हुआ है। तो जब हम इस कमांड में इसको रन करेंगे तो व्हाट वी विल डू रन इज़ npm run start, npm run एंड्रॉयड, npm run iOS। अब सेकंड थिंग इज़ डिपेंडेंसीज। हमारे वाले प्रोजेक्ट में कोई डिपेंडेंसीज नहीं आए हैं बिकॉज हमने कोई पैकेज ऐड नहीं करा। अगर हमें पैकेज 1 बाय 1 ऐड करने हैं तो सबसे पहले हमने मान लो एक्सपो ऐड करना है। तो व्हाट वी विल रन इज npm i expo। तो इट विल इंस्टॉल एक्सपो एंड एक्सपो वो इस प्रोजेक्ट में ऐड करेगा और ये जो प्रोजेक्ट में है ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में ऐड करेगा, राइट। अभी हमारे पास एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। जब हमारे पैकेजेस जितने भी हम इंस्टॉल करते हैं वो हमारे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर में आ जाते हैं, ठीक है। और एक पैकेज लॉग डॉट जेसन बनती है जो कि बताती है कि आपका कौन कौन सा पैकेज डल चुका है। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो जब भी हम दोबारा npm इंस्टॉल करते हैं तो वो दोनों को मैच करके डिटेक्ट करता है कि कौन सा पैकेज ऑलरेडी सिस्टम में है, कौन सा नहीं है, राइट।
ठीक है, तो ये हमने एक्सपो ऐड करा जब, तो पैकेट डॉट जेसन में जब हम जाएंगे, इसको क्लोज करा, ओपन करा, ये देखो ये डिपेंडेंसीज ऐड हो गया और इस डिपेंडेंसीज में एक्सपो डल कर आ गया। अब हमें अगर मान लो एक और पैकेज डालना है, एक्सपो स्टेटस बार, तो व्हाट वी विल डू इज़ npm i एक्सपो स्टेटस बार। अच्छा, हम एक ही बार में मल्टीपल पैकेजेस भी डाल सकते हैं, लाइक एक्सपो स्टेटस बार स्पेस रिएक्ट स्पेस रिएक्ट डोम। तो मैंने 3 सेलेक्ट करे हैं, तो इस बार ये तीनों पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। नोड मॉड्यूल्स में कुछ फोल्डर्स अपने आप बढ़ जाएंगे और पैकेट डॉट जेसन में हमारी वो डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी। ये देखो एक्सपो आ गई, एक्सपो स्टेटस बार आ गया, रिएक्ट आ गया, रिएक्ट डोम आ गया, राइट। और यहाँ पर उसने मैसेज भी दे दिया कि सब पैकेजेस डल गए हैं। तो npm नोड पैकेज मैनेजर बेसिकली आज हमने ये स्टैंड किया, और npm जब हम जी कर देंगे तो वो पैकेज हम ग्लोबली ऐड कर रहे हैं। तो जी करने का मतलब है वो यहाँ हमारी डिपेंडेंस में लिस्ट नहीं होगा, वो एक हमारे पास फोल्डर है जिसका हमने अभी पाथ भी सेट किया था, वो वहाँ पर इंस्टॉल होगा। तो लेट्स ओपन दैट पाथ, environment variable path, copy, ओके। तो जब भी हमने कोई चीज़ इंस्टॉल करी है और ग्लोबली इंस्टॉल करी है तो वो इस फोल्डर में जाकर इंस्टॉल होगी हमेशा, और उसके नोड मॉड्यूल्स में वो चीज़ें आएंगी। हमने सिर्फ एक एक्सपो CLI करी थी, तो देखो एक्सपो CLI का फोल्डर बन गया। अगर इसको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है ना, लाइक एक्सपो CLI इज़ डिपेंडेंट ऑन jQuery, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सम अदर पैकेज, तो वो अपने आप ही उनको इंस्टॉल कर लेता है। ये यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स और बन गए हैं, तो इस फ़ोल्डर में जब भी हम जी लिखेंगे तो वो इस फ़ोल्डर में पैकेज इंस्टॉल होगा, और ये फ़ोल्डर हमारा कहीं से भी एक्सेसिबल होगा। बट अगर हम -g नहीं लिखेंगे तो सिर्फ स्पेसिफिक उस फोल्डर में इंस्टॉल होगा। अब अगर हम अपने प्रोजेक्ट में वापस जाएं, नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पर देखो हमने पैकेजेस तो नहीं, ये माई ऐप 2 में जाते हैं, नोड मॉड्यूल्स हमने पैकेजेस तो सिर्फ 3-4 डाले थे, बट फोल्डर्स बहुत सारे बन गए हैं। इसका रीज़न ये है कि रिएक्ट जेएस जो है उसको खुद को बहुत सारे पैकेजेस आगे से चाहिए होते हैं, और वो जितने भी उनको पैकेजेस चाहिए होते हैं वो सारे के सारे डाउनलोड कर लेते हैं। फिर आपने कोई और पैकेज डाउनलोड करा, उसने कोई और करा, उसने कोई और करा, तो वो सारे के सारे पैकेजेस डाउनलोड हो जाते हैं। अब कोई आपको नया पैकेज ढूंढना हो, क्या काम करता है, उसका क्या रीज़न है, तो हमारे पास एक साइट होती है npm.js। तो आप npmjs.com खोल सकते हो, ये मैं शेयर भी कर देता हूँ स्काइप पर। और यहाँ पर आप पैकेज का नाम सर्च कर सकते हो, लाइक कि मैंने एक्सपो उसमें डाला है, तो एक्सपो मैंने सर्च करा, ये एक्सपो लिस्ट आ गई। ठीक है, ये एक्सपो की लिस्ट आई, इसको मैंने क्लिक करा, साइट पर बेसिकली एक्सपो की डिटेल आ गई कि उसके वीकली डाउनलोड्स कितने हैं, उसका करंट वर्जन कौन सा है, उसका साइज़ कितना है, फाइल्स कितनी है, पुल रिक्वेस्ट कितनी है। और मैंने क्लिक कर दिया बैक। तो उसके बारे में एक्सपो पैकेज क्या यूज़ होता है, जैसे हमने मान लो रिएक्ट डाला है, तो आप रिएक्ट के बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। एंटर, एग्जैक्ट मैच रिएक्ट आ गया। तो ये देखो इसकी डिपेंडेंट्स, मतलब बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो इस पर डिपेंडेंट हैं। 73,000 पैकेजेस आर डिपेंडेंट ऑन दिस, और 2 डिपेंडेंट्स बेसिकली ये 2 पर डिपेंडेंट है। इसको ऑब्जेक्ट असाइन पैकेज चाहिए, इसको लूज एनवी5 चाहिए, और ये इसके वीकली डाउनलोड्स हैं, इट इज़ 11 मिलियन, और इसका ये लेटेस्ट वर्जन है, इसका ये साइज़ है, फाइल्स कितनी है, इसका लाइसेंस कौन सा है, कैसे यूज़ करते हैं ये बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्ट नेटिव। सर साहिल का मैसेज आया था कि जाना था कहीं तो लीव कर ठीक ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्ट नेटिव है, इसको 6 lakhs यूज़ कर रहे हैं, 32 डिपेंडेंसीज। बेसिकली इस पैकेज को चलाने के लिए ये 32 डिपेंडेंसीज, ये मतलब 32 चीज़ें ऐसी हैं जो वो और इंस्टॉल करता है रिएक्ट नेटिव।
और डिपेंडेंट्स, इसके ऊपर जो जो चीज़ें डिपेंडेंट हैं वो ये सारे पैकेजेस की लिस्ट हैं। इसके वर्जन्स कितने आ चुके हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सारे, एक से एक। एंड फिर उसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, 0.64.2। ठीक है। एंड ये वर्जनिंग भी होती है ना, इसको सिमेंटिक वर्जनिंग बोलते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दिस वर्जन ऑल्सो, क्योंकि जब हमें पैकेजेस अपडेट करते हैं तो npm अपडेट चलाएंगे तो क्या होगा, npm इंस्टॉल चलाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने एक CLI टूल डाला है, एक्सपो CLI, वो हमने ग्लोबल फोल्डर में डाला है। और फिर हमने कुछ पैकेजेस, फिर हमने एक्सपोस init कमांड चलाई है, जिसने हमें कुछ कोड बना बनाया दे दिया, जिसको हम आगे चल के यूज़ किया करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि अगर हमने उसको स्क्रैच से स्टार्ट करते तो हमने एक माई ऐप 2 बनाई, जिसमें हमने npm init से हमारी फ़ाइल बना दी। एंड फिर हमने उस init फाइल के अंदर कुछ पैकेजेस हमारे डाल दिए हमारे पैकेज.json में, जो कि हम npm i से कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फ्रॉम मंडे वी विल लर्न रिएक्ट नेटिव स्टेप बाय स्टेप। अब हमें रिएक्ट नेटिव में जो भी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, उस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे। ये अप्रोच हमने इसलिए डिसाइड करी है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट, सिर्फ जावास्क्रिप्ट लर्न करना ना, इट वाज लाइक लिटिल बोरिंग। हमें पता ही नहीं चल रहा था हम इसको लर्न तो कर रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ होगा, इसकी चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। ठीक है। तो मेक श्योर इस संडे तक सबके वो 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों। किसी ने कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो वो डिज़ाइनिंग हो जाए, और उसके बाद सबकी ये एक्सपो init माई ऐप तक सबका कंप्लीट हो। राइट, एनी इश्यूज? ये जो एक्सपो वाला है, ये सिर्फ मोबाइल की वजह से हम एक्सपो वाला इंस्टॉल करते हैं? हाँ, बेसिकली मोबाइल ऐप के एक्सपो, लिए? एक्सपो जो है ना, इट्स सेल्फ अ पैकेज, जो हमें ये पूरी ऐप बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। और हम रिएक्ट नेटिव के लिए एक्सपो को यूज़ करते हैं। अगर हाँ, हमने बिकॉज़ मान लो, रिएक्ट नेटिव जो है वो मोबाइल ऐप के लिए ही मेन है ना? राइट राइट, रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप के लिए है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको बना सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सपो यूज़ भी करना है। लाइक कि अगर हम जैसे एक्सपो, हुँ। अगर मान लो हम रिएक्ट नेटिव की साइट में जाएंगे, ठीक है, तो इन्होंने एक सिंपल सी और भी अभी कमांड दी हुई थी। ये देखो, ये दिखा हुआ है ना, npx react native init my test app। हुँ। तो ये इस कमांड से भी हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसमें भी वो भी एज ए रिएक्ट ही चलेगा। बट फिर ये है कि एक्सपो जो है वो मोबाइल ऐप से ऑलरेडी, एक्सपो की जो खुद की मोबाइल ऐप है उससे वो लिंक कर लेता। फिर हमें रिएक्ट नेटिव जो है ना वो SDKs में चलानी पड़ेगी। SDK में चलाने के लिए हमें पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करना पड़ेगा। वो खुद ही एक हैवी सॉफ्टवेयर है, 4 GB 5 GB का। तो वी विल लर्न दैट लेटर, जब हम और ज़्यादा डीप में चले जाएंगे। बट राइट नाउ एक्सपो इज़ द करेक्ट टूल टू स्टार्ट। वन लास्ट क्वेश्चन, हाँ। रिएक्ट जेएस जो मैंने थोड़ा बहुत किया था, उसमें फंक्शन और क्लास कंपोनेंट बनाए थे, तो उसमें जो है एक कमांड थी npm create react app राइट and app name, so राइट, it is similar to this expo init my app? यस, वेरी सिमिलर। ठीक है। ये देखो, इसमें वो कमांड क्रिएट रिएक्ट ऐप, शायद उसकी वो कमांड होती है ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर आपका, आप उसका ऐप नेम नेम। देते हैं। राइट। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप से आपकी वो ऐप बन जाती है, और उसमें भी काफ़ी सारी फाइल्स बनकर आती हैं, और उन फाइल्स का हम अपने हिसाब से उसको यूज़ करते रहते हैं। राइट, एनी मोर डाउट्स? आई थिंक अभी तो इतना ही है। श्योर, ठीक है। तो वी विल सी एवरीवन मंडे। मेक श्योर सबके टास्क जो हैं अभी तक के कंप्लीट हों, सो दैट हम मंडे से प्रॉपर फ्लो अगेन बना सकें। वी ऑलरेडी मिस्ड दिस वीक क्लास एंड लास्ट वीक क्लास। ठीक है, तो मेक श्योर सभी कर लें उसको कंप्लीट। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। थैंक यू। ओके।